हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड इट्स टाइम टू लर्न फिजिकल एजुकेशन। जी हाँ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न फिजिकल एजुकेशन पे, जहाँ पे इन दिनों आपको प्रोवाइड की जा रही है फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और बता दें दोस्तों कि 100 क्वेश्चंस की सीरीज आपको प्रोवाइड की जाती है हर वीडियो में। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये वही रिवीजन क्वेश्चंस हम लेके आ रहे हैं सभी वीडियोस में, जो कि आपको एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई एश्योर यू फ्रेंड्स, आप पुराने क्वेश्चन पेपर्स को चेक कर लीजिए, आपको ऐसे ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में, चाहे वो यूपी-टीजीटी हो, पीजीटी हो, DSSB का एग्जाम हो या फिर राजस्थान PTI, KVS, NVS, सभी एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फुल ऑन रिवीजन की सीरीज लेके हम आ गए हैं। वीडियो को पूरा और लास्ट तक जरूर देखिएगा। और तो दोस्तों शुरू करते हैं एक बहुत ही पॉजिटिव थॉट के साथ। सक्सेस की सबसे खास बात यही होती है दोस्तों, सक्सेस की सबसे खास बात यह होती है दोस्तों कि वह मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, तो मेहनत करते रहिए जब तक सफलता मिल नहीं जाती तब तक। और आप मेहनत कर रहे हैं, हमें पता है, और आपका सहयोग करने के लिए ही हम ये क्वेश्चन की सीरीज लेके आ गए हैं। तो So let's start with question number 1. And the question number 1 is asking कि एक खिलाड़ी का स्ट्रोक वॉल्यूम 70 मिलीलीटर है, तो खेलते समय उसका स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होगा? तो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे? लगभग 150 मिलीलीटर। क्योंकि फ्रेंड्स बता दें आपको, जो एक सामान्य व्यक्ति होता है, नॉर्मल इंडिविजुअल, उसका स्ट्रोक वॉल्यूम जो होता है वो 70 मिलीलीटर होता है। और यहाँ पे बोला गया है कि एक खिलाड़ी का स्ट्रोक वॉल्यूम भी अगर 70 मिलीलीटर है तो खेलते समय उसका स्ट्रोक वॉल्यूम कितना हो जाएगा? तो आपको बता दें कि जो खिलाड़ी होते हैं उनका स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाता है लगातार अभ्यास के कारण, ट्रेनिंग के कारण, वो लगभग 110 मिलीलीटर पहुंच जाता है। पर क्वेश्चन में बात की गई है कि उसका खेलते समय स्ट्रोक वॉल्यूम कितना हो जाएगा। तो खेलते समय खिलाड़ी का स्ट्रोक वॉल्यूम और भी ज्यादा बढ़ जाता है, 110 मिलीलीटर से बढ़ के ये 150 मिलीलीटर तक पहुंच जाता है। अब बात की गई है यहाँ पे स्ट्रोक वॉल्यूम की, तो आपको बता देते हैं कि स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, स्ट्रोक वॉल्यूम मीन्स होता है अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय लेफ्ट वेंट्रिकल पर हार्ट बीट, यानी हर हार्ट बीट में, प्रत्येक हार्ट बीट में लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू यानी बाएं नीले के द्वारा जितनी रक्त की मात्रा पंप की जाती है उसे स्ट्रोक वॉल्यूम के नाम से जाना जाता है। और कार्डियक आउटपुट की बात भी यहाँ पे कर लेते हैं कि पर मिनट, ये तो हमने जो बताया स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो पर हार्ट बीट कितना ब्लड पंप किया जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू उसकी मात्रा है। और कार्डियक आउटपुट जो होता है वो पर मिनट, यानी कि अगर हम इस स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हम हार्ट बीट कर देते हैं या हार्ट रेट यहाँ पे कर देते हैं, तो ये इज इक्वल टू हो जाता है कार्डियक आउटपुट। यानी कि कार्डियक आउटपुट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय लेफ्ट वेंट्रिकल पर मिनट, यानी हर मिनट में, यहाँ पे हमने बोल दिया कि जो हर मिनट में ब्लड की मात्रा पंप की जाएगी लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा, वो कहलाता है कार्डियक आउटपुट। तो इन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करते हुए चलेंगे। खेल क्रिया विज्ञान में एक खिलाड़ी के हृदय को किस नाम से जाना जाता है? और व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर? एथलीट हार्ट। बता दें फ्रेंड्स आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो खिलाड़ी का हृदय होता है उसे एथलीट हार्ट के नाम से जानते हैं। यानी कि लगातार अभ्यास, लगातार ट्रेनिंग करने से जो एक खिलाड़ी होता है उसके हार्ट का साइज बढ़ जाता है, उसकी जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है, कैपेसिटी बढ़ जाती है, और इसे हम एथलीट हार्ट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग कि आराम की स्थिति में एक व्यक्ति का कार्डियक आउटपुट कितना होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले हमने आपको कार्डियक आउटपुट समझा दिया है कि पर मिनट लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू जितनी ब्लड की मात्रा पंप की जाएगी उसे कार्डियक आउटपुट के नाम से जाना जाता है। और इसे निकालने का फॉर्मूला होता है SV, यानी स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितना होता है आराम की स्थिति में, तो आपको बता देते हैं 5 लीटर। आराम की स्थिति में कितना होता है? तो 5 लीटर। और कार्डियक आउटपुट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो पहले ही हमने आपको बता दिया, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। अब नेक्स्ट देखिए कि अभ्यास के दौरान, यानी कि एक्सरसाइज करते समय जो है वो कार्डियक आउटपुट कितना हो जाता है? तो बताइए आप कितना हो जाता है फ्रेंड्स। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर सही आपने गेस कर लिया होगा, 25 लीटर लगभग हो जाता है एक्सरसाइज के समय। अब बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए कि एक अच्छे खिलाड़ी का अभ्यास के दौरान कार्डियक आउटपुट कितना हो जाता है। एक अच्छे
खिलाड़ी का। तो अच्छे खिलाड़ी का जो होता है कार्डियक आउटपुट वो बढ़ के कितना हो जाता है 40 लीटर। तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे से इन सभी बातों को अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि जो एक नॉर्मल इंडिविजुअल का कार्डियक आउटपुट होता है वो होता है 5 लीटर। फिर अगर हम एक्सरसाइज के समय बात करें या जो खिलाड़ियों की बात करें तो वो कितना हो जाता है 25 लीटर। और फिर अगर हम बात करें कि अभ्यास के दौरान यानी एक्सरसाइज करते समय किसी खिलाड़ी का कितना हो जाता है कार्डियक आउटपुट, तो वो हो जाता है 40 लीटर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और थोड़ा थोड़ा सा इनमें डिफरेंस होता है। अगर आप समझ के पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चंस आपके कभी गलत नहीं होंगे। तो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 9 इज आस्किंग कि एक अच्छे खिलाड़ी का आराम की स्थिति में हार्ट रेट कितना होता है। तो फ्रेंड्स आपको किसी अच्छे खिलाड़ी का हार्ट रेट बताने से पहले हम आपको एक सामान्य व्यक्ति का आराम की स्थिति में हार्ट रेट बता देते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है। और आप सभी को मालूम है कि सामान्य व्यक्ति का आराम की स्थिति में जो हार्ट रेट होता है वो 72 होता है, यानी 70 to 80 इज करेक्ट आंसर हियर। और अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं कि जो खिलाड़ी होते हैं यानी कि जो अभ्यास करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, जो लगातार गेम्स खेलते जो लगातार खेलते हैं खिलाड़ी होते हैं, तो उनके हार्ट रेट जो होती है फ्रेंड्स हम आपको बता दें कि वो आराम की स्थिति में कम हो जाती है। और ये एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है एक्सरसाइज का किस पे, सर्कुलेटरी सिस्टम पे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि खिलाड़ी की जो है हार्ट रेट आराम की स्थिति में कम हो जाती है नॉर्मल हार्ट रेट से, और ये 40 से 45 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ओके, समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट, अभ्यास के दौरान एक खिलाड़ी का हार्ट रेट कितना होता है। ओके तो देखिए क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझिए। पहले आपको पूछा गया कि नॉर्मल इंडिविजुअल का हमने बता दिया, फिर आपको एक खिलाड़ी का हमने बता दिया कि आराम की स्थिति में कितना होगा, लेकिन इस क्वेश्चन में खिलाड़ी के लिए ही पूछा जा रहा है, पर खेल के दौरान पूछा जा रहा है, अभ्यास के दौरान पूछा जा रहा है कि कितना होगा हार्ट रेट। तो बता दें फ्रेंड्स कि अभ्यास के दौरान जो होती है खिलाड़ी की हार्ट रेट वो बढ़ जाती है, बढ़ी हुई होती है, और ये होती है 160 से 180। ओके तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आप पूरा और लास्ट तक जरूर देखिएगा और पढ़िएगा, और इसी तरह से तैयारी करते चलिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। एक प्रशिक्षित खिलाड़ी, अब देखिए ट्रेन्ड एथलीट की बात हो रही है कि उसके हृदय का भार कितना होता है। तो हम आपको पहले एक सामान्य व्यक्ति के हृदय का भार बता देते हैं, जो कि होता है 300 से 350 ग्राम। लेकिन जब ट्रेन्ड एथलीट की बात की जा रही है तो लगातार ट्रेनिंग के थ्रू, अभ्यास के थ्रू उसके हार्ट का वेट जो है वो बढ़ जाता है, और ये हो जाता है 500 से 550 ग्राम। तो ये सभी जो है इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम के रूप में आप इन क्वेश्चंस को समझ सकते हैं, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिकल एजुकेशन का। एक अच्छे खिलाड़ी के हृदय का आयतन कितना होता है, क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है, और आपने सही आंसर गेस कर लिया होगा। 14 ml पर kg ऑफ बॉडी वेट जो होता है एक अच्छे खिलाड़ी के हृदय का आयतन होता है। तो सामान्य खिलाड़ी के हृदय का आयतन कितना होता है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में जो क्वेश्चन नंबर 15 में जो पूछा जा रहा है 11.9 ml पर kg ऑफ बॉडी वेट। ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक अच्छे खिलाड़ी के हृदय का आयतन पूछा गया है और एक यहाँ पे सामान्य खिलाड़ी के हृदय का आयतन पूछा गया है। तो कितना डिफरेंस है दोनों में, सामान्य खिलाड़ी का 11.9 ml होगा, पर एक अच्छे खिलाड़ी का यानी लगातार जो खेल खेलते हैं, अभ्यास करते हैं, तो उनका 14 ml पर kg ऑफ बॉडी वेट यहाँ पे बढ़ के हो जाता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खिलाड़ी का अभ्यास के दौरान हृदय का आयतन कितना होता है। तो कितना होता है, अब अभ्यास के दौरान, प्रैक्टिस के दौरान, खेल के दौरान, एक्सरसाइज के दौरान, ये सारी चीजें, चाहे वो ब्लड वॉल्यूम हो, चाहे वो हार्ट रेट हो, चाहे वो कार्डियक आउटपुट हो, चाहे वो स्ट्रोक वॉल्यूम हो, ये सब बढ़ जाते हैं। तो कितना हो जाएगा, सही आंसर आप यहाँ पे गेस कीजिए, 20 ml पर kg ऑफ बॉडी वेट हो जाता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग कि शारीरिक अभ्यास का श्वेत रक्त कणिकाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है, एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर, श्वेत रक्त कोशिकाओं की मात्रा जो होती है वो बढ़ जाती है शारीरिक अभ्यास करने से। और शारीरिक अभ्यास के कारण लैक्टिक एसिड बनने की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो सभी को पता है कि लैक्टिक एसिड की बनने की मात्रा घट जाती है, और इसी वजह से जो खिलाड़ी होते हैं उनमें कैपेसिटी बढ़ जाती है, उनका स्टेमिना बढ़ जाता है, और वो काफी देर से थकते हैं, वो जल्दी नहीं थकते हैं, क्योंकि लैक्टिक एसिड जो है वो देर से बनता है मसल्स में। मांसपेशियों तथा लीवर में ग्लाइकोजन संग्रहण पर क्या प्रभाव पड़ता है, एक्सरसाइज का तो क्या प्रभाव पड़ता है कि बढ़ जाता है। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस है कि एक्सरसाइज का मसल्स और लिवर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ग्लाइकोजन स्टोरेज कैपेसिटी पे।
तो बढ़ जाती है क्षमता। एक सामान्य व्यायाम से ब्लड वॉल्यूम पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा जा रहा है। तो ब्लड वॉल्यूम हमने अभी भी आपको बताया कि ब्लड वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट, स्ट्रोक वॉल्यूम, ये सारी चीजें बढ़ जाती हैं। कठोर व अत्यधिक व्यायाम से ब्लड वॉल्यूम पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इनमें से कोई नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लगातार अभ्यास के कारण रक्त में शुगर की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो शुगर की मात्रा जो होती है वो कम हो जाती है, घट जाती है। शारीरिक अभ्यास करते समय हमारे रक्त परिसंचरण तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो सभी ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए। शुद्ध रक्त तेजी से मांसपेशियों तक पहुंचता है, हृदय के दाएं निलय द्वारा फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त तथा शुद्ध रक्त बाएं निलय से शरीर की मांसपेशियों तक जाता है, रक्त में बफर क्षमता आ जाती है, वह मांसपेशियों में अधिक वाहिनियां खुल जाती हैं। उपरोक्त ये सभी इफेक्ट के रूप में जाने जाते हैं एक्सरसाइज के सर्कुलेटरी सिस्टम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग कि बार बार अभ्यास से हृदय मजबूत व बड़ा हो जाता है, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, एथलीट हार्ट के नाम से। और शारीरिक अभ्यास से आर्टरीज का व्यास या डायमीटर जो होता है वो बढ़ जाता है, तो इसे किस रूप में जाना जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे कहा जाता है वैसोडिलेशन। ये जो कैपेसिटी होती है इसका बढ़ना, यानी आर्टरीज का जो ब्लड वॉल्यूम जो आर्टरीज का जो व्यास है वो बढ़ जाना, ये वैसोडिलेशन के नाम से जाना जाता है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दाब के अंतर को क्या कहते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एंड इट इज नोन एज पल्स प्रेशर। और अब यहाँ पे हम आपको समझाने वाले हैं सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर के बारे में। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 के रूप में जाना जाता है। 120/80 mmHg के रूप में आप ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं। तो जो 120 होता है वो सिस्टोलिक प्रेशर कहलाता है, और जो 80 होता है वो डायस्टोलिक प्रेशर कहलाता है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें सबसे पहले कि सिस्टोलिक प्रेशर यहाँ पे क्या होता है, ये जाना जाता है कॉन्ट्रैक्शन के समय, जब व्हेन हार्ट मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, जब हार्ट मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और जो ब्लड होता है वो हार्ट से दूर सभी बॉडी पार्ट्स की ओर पंप किया जाता है, तो काफ़ी तेज़ी से और दबाव के साथ आर्टरीज में दबाव के साथ इसे पंप किया जाता है सभी बॉडी पार्ट्स की तरफ या टिश्यूज़ की तरफ, तो उसे हम सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। और जो डायस्टोलिक होता है, यानी कि जब वापस ब्लड जाता है वेन्स के थ्रू और हृदय की ओर जाता है। सिस्टोल में क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट मसल्स और हृदय से दूर जा रहा है, और जो डायस्टोल होता है उसमें क्या होता है, रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट मसल्स, यानी कि हृदय की ओर वापस आ रहा है। किससे वापस आ रहा है, वेन्स के थ्रू वापस आता है और राइट एट्रियम की तरफ वापस आता है, और इसे कहते हैं हम डायस्टोलिक प्रेशर। तो जो वेन्स पे जो दबाव होता है वो क्या होता है, कम होता है, तो इसे हम डायस्टोलिक यानी 80 mmHg ब्लड प्रेशर के रूप में जानते हैं। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग कि रक्त प्रवाह यानी अपॉन धमनियों का व्यास स्क्वायर नामक सूत्र क्या मापता है, तो क्या मापता है ये आपको यहाँ पे बता देते हैं, रक्त प्रवाह का वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड सर्कुलेशन में मार्ग क्या होता है, यानी कि जो ब्लड सर्कुलेशन का जो पाथ होता है, जो वे होता है कि ब्लड किस चैम्बर से किस चैम्बर की ओर मूव करता है ब्लड सर्कुलेशन के समय ब्लड, तो वो क्या होता है। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। अब आंसर हम आपको बता देते हैं, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सभी ऑप्शन गलत हैं, हम आपको सही ऑप्शन यहाँ पे बता देते हैं। देखिए क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन के समय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा, इससे काफ़ी क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएंगे। जो हार्ट होता है उसमें 4 चैम्बर्स होते हैं, आपको पता है। ऊपर के 2 चैम्बर्स को हम एट्रियम के नाम से जानते हैं और नीचे के 2 चैम्बर्स होते हैं उनको वेंट्रिकल के नाम से जानते हैं। अब ब्लड सर्कुलेशन देखिए कैसे कैसे होता है। सबसे पहले कहाँ से शुरू होता है, जो हार्ट का राइट पार्ट होता है वहाँ पे इम्प्योर ब्लड पोर किया जाता है, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो लेफ्ट पार्ट होता है उसमें शुद्ध रक्त बहता है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो देखिए कहां से शुरू होता है ब्लड सर्कुलेशन, तो सबसे पहले देखिए सुपीरियर वेना कावा के थ्रू ब्लड, जो बॉडी के अपर पार्ट से अशुद्ध रक्त को, और इंफीरियर वेना कावा के थ्रू बॉडी के सभी पार्ट से यानी टिश्यूज से अशुद्ध रक्त को राइट एट्रियम तक पहुंचाया जाता है। तो सबसे पहले ब्लड कहाँ आता है, राइट एट्रियम में पहुंचता है, और राइट एट्रियम के बाद ये कहाँ जाता है, राइट वेंट्रिकल में जाता है। राइट वेंट्रिकल के बाद पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू, जी हाँ फ्रेंड्स, आर्टरीज नहीं बोलना है आपको यहाँ पे, पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू इस ब्लड को यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को यानी अशुद्ध रक्त को कहाँ पहुंचा दिया जाता है, लंग्स में पहुंचा दिया जाता है। इसीलिए हम इनको नाम देते हैं पल्मोनरी आर्टरी
आर्टरी, इसीलिए इनको कहा जाता है। और जो आर्टरीज का मेन फंक्शन होता है वो शुद्ध रक्त का संचरण करना होता है। तो यहाँ पे हमने बोला पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स में पहुंचा दिया गया ब्लड। अब लंग्स में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया जाता है और इसमें ऑक्सीजन मिक्स कर दी जाती है ब्लड में। तो अब यह शुद्ध रक्त हो चुका है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो चुका है, जो कि पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, यस फ्रेंड्स ध्यान से सुनिए, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू इस ब्लड को लेफ्ट एट्रियम में लाया जाता है। और जो नॉर्मल वेन्स होती हैं उनमें अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन जो पल्मोनरी वेन्स होती हैं उनके थ्रू लंग्स से शुद्ध रक्त को कहाँ पे पोर किया जाता है? लेफ्ट एट्रियम में। तो नेक्स्ट पार्ट क्या हो गया? लेफ्ट एट्रियम। और लेफ्ट एट्रियम से कहाँ जाता है शुद्ध रक्त? लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के थ्रू, एओर्टा यानी कि महाधमनी के थ्रू ये सभी बॉडी पार्ट्स में सर्कुलेट कर दिया जाता है। तो आई होप कि ब्लड सर्कुलेशन आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार हम फिर से रिवाइज करा देते हैं। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी, देन लंग्स से कहाँ पहुंचता है? लेफ्ट लंग्स से फिर पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आता है लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम से आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के थ्रू फिर बॉडी पार्ट्स में पोर कर दिया जाता है। ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। पेस मेकर हृदय में कहाँ स्थित होता है? तो कहाँ स्थित होता है? क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताइए आप सही। क्वेश्चन आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 2, दाएं आलिंद में यूस्टोकियन कपाट के पास पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग सिस्टोलिक प्रेशर डायस्टोलिक प्रेशर से अधिक होता है। पहले ही हमने आपको बता दिया है कि जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है वो डायस्टोलिक प्रेशर से अधिक होता है, जो कि 120 होता है। क्यों? क्योंकि ये प्रकुंचन यानी कि कॉन्ट्रैक्शन के समय जो आर्टरीज होती हैं उनमें ज्यादा दबाव के साथ ब्लड को पंप किया जाता है। नेक्स्ट, कौन सा हार्मोन ब्लड प्रेशर व हार्ट बीट पर नियंत्रण करता है? तो एड्रिनेलिन हार्मोन। वेन्स जो होती हैं वो आर्टरीज से डिफरेंट होती हैं। क्यों? क्योंकि वेन्स में जो होते हैं वॉल्व पाए जाते हैं। आपको पता होना चाहिए ऑप्शन आंसर नंबर 33 ऑप्शन नंबर 1 का, यानी कि रुधिर संवहन नियंत्रण के लिए इसमें वॉल्व पाए जाते हैं। जो वेन्स होते हैं उनमें वॉल्व पाए जाते हैं, और वॉल्व का फंक्शन होता है कि ये ब्लड के बैक फ्लो को रोकते हैं। जो कपाट पाए जाते हैं उनका फंक्शन ये होता है दोस्तों कि ये ब्लड के बैक फ्लो को रोकते हैं। अदरवाइज जो इम्प्योर ब्लड है वो वापस अगर फ्लो होता है तो ये हार्मफुल होता है, इसलिए जो वॉल्व होते हैं वो ब्लड के बैक फ्लो को रोकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरोटिड आर्टरी में किस प्रकार का रुधिर बहता है? तो सही ऑप्शन आपने गेस कर लिया होगा। ये जो कैरोटिड आर्टरी का फंक्शन होता है वो हृदय को शुद्ध रक्त की सप्लाई करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेसमेकर प्रभावी करता है, तो पेसमेकर का क्या काम होता है? तो सही आंसर आप यहाँ पे बताइए। हृदय की पेशियों का संकुचन करता है, यानी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट मसल्स। ओके, लिम्फ और ब्लड में क्या भिन्नता होती है? तो लिम्फ जो होता है वो एक प्रकार का छना हुआ लिक्विड होता है जो कि कैपिलरीज से छन के वापस आता है, और इनमें लाल रुधिर कणिकाएं जो होती हैं वो अनुपस्थित होती हैं। फ्रेंड्स, जो लिम्फ होता है उसमें आरबीसीएस एब्सेंट होती हैं। तो ये आंसर यहाँ पे सही है। ऊतकों में पदार्थों की अदला बदली किसके बीच में होती है? तो जो एक्सचेंज होता है वो किसके बीच में होता है? व्हाट इज करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर 1, ब्लड सेल्स तथा टिश्यू सेल्स के बीच में ये एक्सचेंज होता है। पेस मेकर या साइनोएट्रियल नोड जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? अभी भी हमने आपको बताया है कि जो कॉन्ट्रैक्शन होता है यानी कि संकुचन को स्टार्ट करना होता है, इसका काम इम्पल्सेस जनरेट करना होता है पेसमेकर का काम। तो वो कहाँ पे पाया जाता है? तो कहाँ पाया जाता है? हार्ट में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूस्टेकियन कहाँ पाया जाता है? ओके, एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर? ऑप्शन नंबर गा, यानी कि हृदय के बाएं निलय में। ओके, यूस्टेकियन जो वॉल्व होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? हृदय के बाएं निलय में पाए जाते हैं। और ये जो है आप विलियम हार्वे ने किसकी खोज की थी? तो आपको पता है कि ब्लड सर्कुलेशन की खोज विलियम हार्वे जी के द्वारा की गई थी। हृदय में बाईं ओर पहुंचने के लिए रक्त कहाँ से लाया जाएगा? तो अभी भी हमने आपको पूरा ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से समझा दिया है, और पूछा जा रहा है कि बाईं ओर जो है वो रक्त कहाँ से लाया जाएगा? तो लंग्स से लाया जाएगा बाईं ओर। किसके थ्रू लाया जाएगा? तो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लाया जाएगा। और कौन से भाग में लाया जाएगा? तो लेफ्ट एट्रियम में लाया जाएगा। हृदय की पेशियों की विशेषता क्या होती है? तो ये तीव्र संकुचन करती हैं और बिना थकावट, यानी ये कभी थकती नहीं है। पल्मोनरी वेन की क्या विशेषता होती है?
तो वेन्स मतलब अशुद्ध रक्त, लेकिन उसका उल्टा पल्मोनरी वेन्स यानी कि शुद्ध रक्त को फेफड़ों से हृदय में लाती हैं। अभी अभी हमने आपको बताया है। हार्ट रेट की दर किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा। डायस्टोलिक के समय जो रुधिर होता है, अभी भी हमने आपको बताया है पहले कि डायस्टोल के समय एक्चुअली क्या होता है, जो ब्लड होता है वो हृदय में प्रवेश करता है और वेन्स के थ्रू प्रवेश करता है, इसीलिए जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो कम होता है, 80 mmHg होता है, क्योंकि कम फ्लो के साथ जो है वो ब्लड जो है वो वापस हृदय की ओर लौट रहा होता है अशुद्ध रक्त, और आर्टरीज में ज़्यादा प्रेशर के थ्रू ये पंप किया जाता है। हृदय पेशियों की एक विशेष प्रकार की नोडल टिश्यूज पाए जाते हैं हृदय पेशियों को कंट्रोल करने के लिए, हृदय दर को नियंत्रित करने के लिए, तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो ये जाने जाते हैं परकिंजे फाइबर्स के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है। वीडियो जरूर थोड़ा लंबा हो जाता है, लेकिन आपको पूरा समझाया जाता है, तो लास्ट तक जरूर देखा कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग कि वेन्स में जो वॉल्व होते हैं जो रुधिर के बहाव को रोकते हैं, तो इसमें रुधिर जो है वो कैसे बहता है, यानी कि ब्लड कैसे बहता है? तो कम दबाव से बहता है वेन्स में ब्लड, हमने पहले ही आपको बताया है। डायफ्राम में रुधिर ले जाने वाली ब्लड वेसल को क्या कहते हैं? तो फेनेरिक आर्टरी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन, धमनी की व्याख्या की जाती है, तो आर्टरीज की क्या विशेषता होती है दोस्तों, बताइए आप यहाँ पे, कि ये मोटी दीवार वाली होती हैं जिनमें रुधिर अधिक दबाव के साथ बहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड बैंक के नाम से किसे जाना जाता है? तो स्प्लीन के नाम से। और ब्लड वेसल्स जो लंग्स टू हार्ट ले जाती हैं ब्लड को, तो वो किस नाम से जानी जाती हैं? तो फुफ्फुसी धमनी यानी कि पल्मोनरी आर्टरी के नाम से इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम हृदय ध्वनि क्या होती है? तो क्या होती है प्रथम हृदय ध्वनि? निलय संकुचन के प्रारंभ में विकसित लव ध्वनि को प्रथम हृदय ध्वनि कहते हैं। इट इज द साउंड ऑफ हार्ट बीट, जिसे लव डब के नाम से जाना जाता है। पेस मेकर का कार्य क्या होता है? तो देखिए यहाँ पे 54 का करेक्ट आंसर क्या है, बताइए आप? हार्ट बीट प्रारंभ करना। ओके, और ये जो पेस मेकर होता है इसे साइनोएट्रियल नोड के नाम से भी जाना जाता है। तो इज आस्किंग दैट किसके रुधिर में यूरिया की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो किसमें? हेपेटिक वेन में सबसे ज्यादा होती है। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में पाया जाता है? तो ऑक्सीजनेटेड की बात की जा रही है तो खा यानी कि पल्मोनरी वेन में। नेक्स्ट, और लिम्फ की परिभाषा दी जा सकती है, तो लिम्फ मीन्स पहले ही हमने बताया है कि जिनमें लाल रुधिर कोशिकाएं नहीं पाई जाती, यानी कि ब्लड में से अगर आरबीसीएस को माइनस कर दीजिए तो वो लिम्फ कहलाता है। पेपिलरी मसल्स कहाँ स्थित होती हैं? तो पेपिलरी मसल्स जो होती हैं वो वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट में पाई जाती है। तो दोस्तों, अब हम आपको कुछ रिवीजन क्वेश्चंस कराने वाले हैं, कुछ इजी क्वेश्चंस भी करा देते हैं, क्योंकि जितने भी हार्ड क्वेश्चंस, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने करा दिए, और कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज जल्दी से हम यहाँ पे आपको करा देते हैं, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग कि हृदय की अंदरूनी परत को क्या कहा जाता है? एंड इट इज नोन एज एंडोकार्डियम, इसे एंडोकार्डियम के नाम से जाना जाता है। और जो सबसे बड़ी धमनी होती है वो कौन सी होती है? तो सभी को पता है एओर्टा यानी कि महाधमनी। और हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? तो सभी को पता है 4 चैम्बर होते हैं। हृदय की परतों के बीच में कौन सा तरल पदार्थ भरा रहता है? तो उसे सेरस पदार्थ के रूप में जाना जाता है। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि जो आउटर कवरिंग होती है उसे सेरस कवरिंग के रूप में भी जाना जाता है। आउटर फाइबर्स को सेरस कवरिंग के रूप में या सेरस लेयर के रूप में जाना जाता है, और इनर कवरिंग को इनर एंडोकार्डियम के रूप में जाना जाता है, और दोनों के बीच में सेरस पदार्थ यानी सेरस मटेरियल भरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट वेंट्रिकल और राइट ऑरिकल के बीच में कौन सा वॉल्व पाया जाता है? तो सही आंसर आपने गेस कर लिया होगा, ट्राइकस्पिड वॉल्व। शरीर के निचले भाग से अशुद्ध रक्त को हृदय तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? और बात की जा रही है इंफीरियर वेना कावा की, नीचे वाले भाग से, और अगर ऊपरी भाग से अशुद्ध रक्त को पूछा जाता तो सुपीरियर वेना कावा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सामान्य मनुष्य का सिस्टोलिक दाब कितना होता है? तो हमने पहले ही आपको बताया था 120/80 mmHg, यानी यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा आप बताइए? 120 के अकॉर्डिंग यहाँ पे कौन सा सही आंसर है? 110 to 130 mmHg यहाँ पे होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त क्या होता है? तो रक्त एक प्रकार का क्या है? संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू है, जो कि मटेरियल्स को, गैसेस को, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड को एक जगह से दूसरी जगह, साथ ही साथ वेस्ट मटेरियल को हमारे शरीर से बाहर निकालने में हेल्प करता है। एक सामान्य व्यक्ति के शरीर में कितना रक्त होता है? तो 5 से 7 लीटर।
रक्त को ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है? तो सभी को पता है, सॉरी, रक्त को ऑक्सीजन फेफड़ों से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट हृदय, रक्तवाहिनी एवं लिम्फेटिक्स वेसल से मिलकर कौन सा सिस्टम बनता है? तो रक्त परिसंचरण तंत्र। मनुष्य के रक्त में कैल्शियम की मात्रा कितनी होती है? तो बताइए आप, सही आंसर यहाँ पे क्या है? 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या 16 to 17 ग्राम। नेक्स्ट, रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायक होता है? तो कैल्शियम आयंस। रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है? 50 to 55% प्लाज्मा और 45% जो होता है वो ब्लड सेल्स पाई जाती है। ओके, तो यहाँ पे प्लाज्मा की बात की गई है। करेक्ट आंसर हमने बता दिया आपको। हृदय की तरफ रक्त ले जाने वाली ब्लड वेसल्स को क्या कहा जाता है? व्हाट इज करेक्ट आंसर? वेन्स, जो हृदय की तरफ ले जाती है अशुद्ध रक्त को। हृदय का आकार कैसा होता है? तो बंद मुट्ठी के जैसा। आराम की स्थिति में सामान्य व्यक्ति के हृदय से 1 मिनट में कितना रक्त पास होता है, जिसको हम कार्डियक आउटपुट कहते हैं? पहले ही हमने आपको बता दिया है। एंड करेक्ट आंसर 5 लीटर। एक सामान्य व्यक्ति का स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है? तो 70 to 72 ml। कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स? तो हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। एक एरोबिक खेल के खिलाड़ी का स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है? तो बताइए आप, करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? 120 मिलीलीटर, क्योंकि एरोबिक यानी कि एंड्योरेंस वाले एथलीट की बात यहाँ पे की जाती है, जिसका स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खिलाड़ी का खेलते समय कार्डियक आउटपुट कितना होता है? और बात खेलते समय की जा रही है तो लगभग 22.5 लीटर हो जाता है। एक सहनशीलता वाले खिलाड़ी यानी एंड्योरेंस वाले खिलाड़ी का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, यानी हार्ट रेट कितनी होती है? हार्ट बीट की बात की जा रही है। तो करेक्ट आंसर 40 से 45 बार, क्योंकि दक्ष खिलाड़ी का हृदय और वो आराम की स्थिति में बात की जा रही है तो 40 से 45 बार होगा, यानी कि उसकी हार्ट रेट जो है वो कम हो जाती है अदर इंडिविजुअल्स की अपेक्षा। एक अच्छे खिलाड़ी के हृदय का भार कितना होता है? तो 500 से 550 ग्राम। लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट ऑरिकल के बीच में, ऑरिकल या एट्रियम या ऑरिकल के बीच में कौन सा वॉल्व पाया जाता है? यहाँ पे व्हाट इज करेक्ट आंसर? बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल्व के नाम से जाना जाता है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, कि राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में कौन सा वॉल्व पाया जाता है? तो इसे सेमील्यूनर के नाम से यहाँ पे दिया गया है, जिसे पल्मोनरी वॉल्व के नाम से भी जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग कि हृदय में कितने वॉल्व होते हैं? तो 4 होते हैं। आर्टरीज किस प्रकार का रक्त लेकर जाती हैं? तो सिर्फ आर्टरीज की बात की गई है, यानी ओनली आर्टरीज। तो शुद्ध रक्त, पल्मोनरी आर्टरी, अशुद्ध रक्त। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज, कि आर्टरीज रक्त ले जाती हैं, तो कहाँ ले जाती हैं? रक्त हृदय से दूर ले जाती हैं। ओके, ब्लड बॉडी के सभी पार्ट्स में। तो फ्रेंड्स, हियर आई हैव फिनिश्ड टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रिलेटेड टू सर्कुलर सिस्टम, या आप कह सकते हैं इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन सर्कुलर सिस्टम और कार्डियो सिस्टम। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था आपके लिए। इसे 2 बार 3 बार जरूर देखिए, ताकि पूरी तरह से आपको समझ में आ सके और सभी डाउट्स क्लियर हो जाए। फ्रेंड्स, वीडियो शेयर जरूर किया कीजिए अगर अच्छे लगते हो तो, और अपने व्यूज हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने व्यूज हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं।